सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असुर सेन जैविंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 का अगला लेक्चर लेके आए हैं, जो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और इस शिखर बैच में आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खासकर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या आने वाले समय के एग्जाम्स जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके सारे नोट्स जितने भी हैं आप बस प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा और आपको इतने अच्छे से कंटेंट मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग सेल के बारे में थोड़ा जान चुके थे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान चुके थे। हम लोग समझेंगे कि आखिर सेल के कितने प्रकार होते हैं और उसमें जो 2 प्रकार हैं हमारे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इनमें जो डिफरेंस होता है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह एक अर्धविकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है? यह एक अर्धविकसित कोशिका यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है अर्धविकसित कोशिका होती है, जिसका आकार प्राय कैसा होता है? छोटा होता है, या कह सकते हो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर यानी कि बहुत ही सूक्ष्म। इसको आप सिर्फ सूक्ष्म दर्शी से ही देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यही हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। यह एक विकसित कोशिका है जिसका आकार प्राय कितना होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। चलिए देखते हैं अगला। इसमें केंद्रक नहीं पाया था, याद रखिएगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया, लेकिन केंद्रक पदार्थ पाया जाएगा। अब केंद्रक पदार्थ पाया जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अर्धविकसित केंद्रक होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होगी। यानी कि कोशिका पदार्थों के चारों ओर क्या नहीं होगा? कोशिका झिल्ली पाई ही नहीं जाएगी। इसीलिए आप कह सकते हैं इसमें या तो केंद्रक नहीं होता है या फिर कह सकते हैं कि अर्धविकसित केंद्रक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता, तो आप सीधे बोलेंगे केंद्रक नहीं होता, सिर्फ केंद्रक पदार्थ होते हैं। बात समझ में आए? चलिए देखते हैं। फिर यही हम लोग अगर यूकैरियोटिक कोशिका में देखें, इसमें जो केंद्रक होता है वो सुव्यवस्थित और विकसित होता है। इसमें केंद्रक कैसा होगा? सुव्यवस्थित और विकसित केंद्रक होगा। यूकैरियोटिक हम लोग होते हैं और प्रोकैरियोटिक आते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाएगा। अब बेटा, जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य का मतलब ही क्या है? क्या रहेगा? जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव्य भी नहीं पाया जाएगा। और हमारी कोशिकाओं में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से देखिए, जैसे श्वसन होता है, अब इसके चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली तो पाई जाती है। बिल्कुल, जैसे हर कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलता है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं या कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसमें जो श्वसन होगा यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होगा वो प्लाज्मा झिल्ली से होगा। किससे होगा? प्लाज्मा झिल्ली से होगा। वहीं आप अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ पे श्वसन किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होगा। आप जानते हैं कोशिका का पावर हाउस भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही क्या करेगी? कोशिका क्या करेगी? श्वसन करेगी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है, कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा होता है। यानी कि जो कोशिकाएं जो है हमारी, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो या तो 1 से 2 बाइफिजन की तरह हो जाएंगी, यानी कि एक इधर कट जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप बडिंग की तरह देखें तो बडिंग ऐसे करके हो जाते हैं अलग अलग, यानी कि एक ऊपर एक केंद्रक लग जाते हैं और ये अलग अलग स्थानों पर पहुंच पर एक नया जीव बना देते हैं। अलग अलग स्थानों पर पहुंच पर एक नया जीव बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि। सेम यही अगर हम अपने कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में जाएं तो कोशिका विभाजन या तो भाई वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा, यानी कि मियोसिस द्वारा होगा, और समसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा होगा। मियोसिस क्या होता है? देखिए ध्यान से, देखिए जैसे एक मदर सेल है, तो एक मदर सेल से जब 4 डॉटर सेल बनेगी, यानी कि एक सेल 4 बाकी कोशिकाओं में विभाजित होगी, तो भैया ये क्या होगा? ये होगा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। यहीं आप चले जाएं माइटोसिस डिवीजन में, तो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाती है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाती है, यानी कि एक मादा कोशिका नहीं 2 पुत्री कोशिका में बदल जाती है। तो याद रखिएगा, ये हमारा कहलाएगा कौन सा? माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन होता है। अभी जो माइटोसिस डिवीजन होता है ये किसमें पाया जाएगा? माइटोसिस डिवीजन हमें याद रखिएगा ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। वहीं मियोसिस जो डिवीजन होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ये आपको पौधों में मिलेगा, यानी पादप कोशिका में मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। डीएनए जो है वो स्ट्रेंथ प्रोटीन से जुड़े नहीं होते। इसमें स्ट्रेंथ प्रोटीन पाया ही नहीं जाता, इसके स्ट्रेंथ प्रोटीन से जुड़े कैसे होंगे? याद रखिएगा कि डीएनए जो है वो स्ट्रेंथ प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता। वहीं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में देखें, डीएनए भैया किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रेंथ प्रोटीन से जुड़े होते हैं। उम्मीद आपको ये अंतर समझ में आया होगा। इससे मैं आपको कुछ फसाव बता दूं,
जैसे कि बेटा क्रोमोसोम्स की बात, सबसे बड़ी चीज है इसमें क्रोमोसोम। जरा क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, जब बात आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात आएगी तो बेटा इसमें क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, इसमें एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, लेकिन उसको नगण्य मान लिया जाता है। एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा लेकिन उसको नगण्य मान लिया जाता है। और याद रखिएगा, इसमें डीएनए होगा वो आपको एक क्रोमोसोम्स में बना मिलेगा। एक क्रोमोसोम्स में जो है हमारा कह सकते हो डीएनए बना मिलेगा। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें केंद्रक में बहुत से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बहुत से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होंगे। याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स का अभाव रहता है या सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है। वहीं आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उम्मीद है ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। देखिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, अगर आपको ये अंतर समझ में आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में अंतर भी समझ सकते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक जीव, यानी प्रोकैरियोटिक सेल हमारा एक ही कोशिका का जीव होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? एक ही कोशिका के जीव होते हैं। फिर वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका बेटा जंतु कोशिका होती है, यानी कि हम लोग या फिर कह सकते हो जो अदर एनिमल्स हैं या फिर पादप हैं, पौधे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के जीव होते हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि ये कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होता है वो एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुत से कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, जो एक कोशिकीय जीव का जीव होता है वो उसका सारा कारोबार सिर्फ एक ही कोशिका संभालेगी। नॉर्मल सी चीज है, सारा कारोबार कौन संभालेगा? एक कोशिका संभालेगी। लेकिन जब बात आती है बहुकोशिकीय जीवों की तो उसमें बेटा अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है जिनको हम लोग ऊतक कहते हैं, और वो ऊतक क्या करते हैं? अलग अलग कार्य को प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसी तरीके से हम सारे जो है अंतर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहला ये जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं। इसके केवल एक कोशिका के बने होते हैं, याद रखिएगा। फिर ये जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कितनी? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल भाई, उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हम लोगों जैसे मनुष्य है, जीव है, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब एक कोशिका से बने रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और जो बहुकोशिकीय जीव है वो बहुत सी कोशिकाओं से बने, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा, इसमें कौन सी विधि से प्रजनन होता है? अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि इसमें हम देखेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें, तो याद रखिएगा इसमें बेटा दोनों तरीके के जनन होते हैं, चाहे आप एसेक्सुअल ले लें चाहे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लें। यार ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वो प्रदर्शित करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रदर्शित करते हैं। तो यार लेकिन मनुष्यों में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सारा कार्य एक ही कोशिका करती है। बिल्कुल, एक कोशिका का जीव है तो सारा कार्य कौन संभालेगा? एक ही कोशिका संभालेगी। इसमें विभिन्न कार्य के लिए विशेषण और ऊतक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सवाल बताया, इसमें विभिन्न कार्य के लिए विशेषण और ऊतक होते हैं। यार कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है और ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, और अंग ही क्या कहते हैं? अंग में ही सारी कोशिकाएं होती हैं और वो विशेष कार्य को प्रदर्शित करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। याद रखिएगा, जो हमारे एक कोशिकीय जीव है ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इतने छोटे छोटे नन्हे करते दिखते हैं ना, ठीक, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनका जीवन काल आमतौर पर कितना होता है? छोटा। तो भाई जाहिर सी बात है, इनका जीवन काल बहुत कम होता है। अगर हम यही इधर तुलनात्मक रूप से देखते हैं वो कोशिकीय जीवों में, ये बड़े होते हैं, यानी कि इनकी कोशिकाएं जो है बड़ी होती हैं, और मतलब ये जो है जीव बड़े होते हैं, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जैसे हम ही लोग, मनुष्य हैं, छोटे जानवर हैं, ये सब क्या है बेटा? वो कोशिकीय जीव वाले जीव हैं, इसीलिए इनको आसानी से देखा जा सकता है। और वहीं इसके जीवन काल की बात करें तो भैया तुलनात्मक रूप से लंबा जीवन काल होगा किससे? एक कोशिकीय जीव से। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी। ये पूरा जो अंतर है
पहले हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं उसको, जो पहले हम लोगों ने अंतर पढ़ा, जो अभी अंतर पढ़ा, दोनों अंतों में आपकी चीज़ समझ में आई होंगी। और आप लोग इसके बखूबी नोट्स बनाएं। अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर आप लोग तैयारी करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसको 2x पे दोबारा इस वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ लिखते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपकी सफलता की गारंटी 99, 100 नहीं लेंगे, 99 तो ले ही सकता है, 99% होगी, क्योंकि 1% में तो कीटाणु भी नहीं मरते। तो आप याद रखिएगा कि इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से रिवाइज करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और हाँ, आप इस शिखर बैच से जुड़े रहें। अगर आपको सफलता चाहिए तो मैं गारंटी दिलाता हूँ, आप बस इससे जुड़े रहिए, आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं होगी। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।